आज हम चीन के एक संभावित महाशक्ति बनने के इस पूरे सफर को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स, लेख और हाँ, कुछ ऑनलाइन डिस्कशंस भी। कोशिश यह है कि इन सब में से जो खास बातें हैं उन्हें निकालकर समझें कि भाई चीन की ग्लोबल पोजीशन आखिर है क्या। हाँ, मतलब ये विषय काफी जटिल है और अलग अलग नजरिए हैं इस पर। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो मुझे दिलचस्प लगी स्रोतों में वो ये कि चीन का जो आर्थिक दबदबा है वो कोई नई चीज नहीं है। सही कहा। इतिहास देखें तो 19वीं सदी के मध्य तक वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। हाँ, लेकिन फिर वो एक गिरावट का दौर आया जिसे स्रोत अपमान की सदी कह रहे हैं। काफी लंबा दौर था वो। ये बिल्कुल। और वो दौर फिर 1949 में जाकर खत्म हुआ जब पीपल्स रिपब्लिक बना। पर असली मोड़ तो मेरे ख्याल से 1978 में आया, डेंग शाओपिंग के सुधार। हाँ, वो आर्थिक सुधार। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि चीन ने मतलब सोवियत संघ की तरह एकदम से सब कुछ नहीं बदला। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने वो शॉक थेरेपी नहीं अपनाई, धीरे धीरे बाजार खोला, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, एसईजीज। अच्छा, एसईजीज। हाँ, और उनका मकसद था विदेशी निवेश को खींचना, और वो काफी कामयाब भी रहा। कामयाब? अरे नतीजे तो कमाल के थे। स्रोत बता रहे हैं कि 1978 से 2012 तक एवरेज जीडीपी ग्रोथ 9.4% सालाना। 9.4%, ये तो बहुत ज्यादा है ना? और विश्व बैंक का डेटा कहता है कि 1978 से 2018 के बीच 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए। 80 करोड़, जबरदस्त आंकड़ा है ये। फिर 2001 में डब्ल्यूटीओ में एंट्री मिली। उसके बाद तो रफ्तार और तेज हो गई। 2009 तक दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया चीन। हाँ, वो दुनिया का कारखाना वाली इमेज बन गई, उनकी विशाल आबादी और कम लागत वाला श्रम। बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक नहीं रुकी है ना। स्रोतों में ये भी आता है कि चीन ने तकनीक और इनोवेशन में भी भारी निवेश किया। हाँ, वो हुआवे जैसी कंपनियों का जिक्र है टेलीकॉम में। जी, और साथ ही 1990 के दशक से अपनी सेना को आधुनिक बनाने पर भी जोर दिया, खासकर नेवी पर, प्रशांत और हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए। और वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI 2013 वाला। हाँ, BRI भी, उसे भी स्रोत एक तरह से वैश्विक आर्थिक रिश्तों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। ठीक है, तो मतलब आर्थिक तरक्की है, तकनीक में आगे बढ़ रहे हैं, सेना भी आधुनिक हो रही है, BRI भी है, पर क्या ये सब मिलके चीन को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाते हैं? देखिए, यहीं पर थोड़ी बहस शुरू हो जाती है। हाँ, कुछ स्रोत जैसे फॉरेन पॉलिसी का एक लेख है वो तर्क देते हैं कि चीन की जो सैन्य पहुंच है वो अभी भी ज्यादातर क्षेत्रीय है, रीजनल। बिल्कुल, एशिया और इंडो पैसिफिक तक ही सीमित है, ऐसा उनका मानना है। तो इस पर और क्या जानकारी है स्रोतों में, मतलब ये क्षेत्रीय सीमा वाली बात पर? ये एक बहुत अहम पॉइंट है। अगर हम तुलना करें अमेरिका से, तो अमेरिका के सैन्य अड्डे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हाँ, वो तो हैं। जबकि चीन का सिर्फ एक विदेशी अड्डा है, जिबूती में। सिर्फ एक? अच्छा। हाँ। और भौगोलिक पहुंच भी देखें, अमेरिका की पहुंच अटलांटिक और प्रशांत दोनों महासागरों तक सीधी है। चीन की सीधी पहुंच प्रशांत तक ही है। ये बात तो है। एक और तुलना है स्रोतों में सैन्य खर्च की, जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर। तो चीन का सैन्य खर्च शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ जितना खर्च करता था उससे कम है। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो मतलब वैश्विक स्तर पर अपनी मिलिट्री पावर दिखाने की जो क्षमता है उसमें कुछ सीमाएं तो साफ दिखती हैं। समझ गया। तो ये तो हुई बाहरी सीमाएं, लेकिन चीन के अंदर भी तो कई बड़ी चुनौतियां हैं। स्रोतों में इनका भी